हेलो डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री विद मनीष सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे डी एंड एफ ब्लॉक के लेक्चर नंबर 2 की। एक लेक्चर इस चैप्टर का मैं आपको पूरा करवा चुका हूं और उस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, उनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। उसके बाद में हमने डिस्कस किया था कि डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहा जाता है और इसके साथ साथ मैंने आपको एक बात और बताई थी कि जिंक, कैडमियम और मरकरी को संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता और क्यों नहीं कहा जाता इसके बारे में भी हमने चर्चा कर ली थी। आज इस वीडियो लेक्चर में जो हमारा अगला टॉपिक है वो है डी ब्लॉक के तत्वों की आवर्त सारणी में स्थिति। डी ब्लॉक के तत्वों की आवर्त सारणी में स्थिति। तो देखिएगा बच्चों, डी ब्लॉक के तत्वों को आवर्त सारणी में एस और पी ब्लॉक के तत्वों के मध्य रखा गया है। कहाँ रखा गया है? बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक। एस एवं पी ब्लॉक के तत्वों के मध्य डी ब्लॉक के तत्वों को आवर्त सारणी में रखा गया है। यदि हम बात करें डी ब्लॉक के तत्वों की, तो डी ब्लॉक के तत्वों की आवर्त सारणी में कुल 4 श्रेणियां हैं। कितनी श्रेणियां हैं? 4। नंबर 1 है 3D श्रेणी। 3D श्रेणी ये डी ब्लॉक की आवर्त सारणी में प्रथम श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है? प्रथम श्रेणी। और ये जो श्रेणी है वो आवर्त संख्या 4 में उपस्थित है। कौन से आवर्त में उपस्थित है बच्चों? 4 में। इस श्रेणी को 3D श्रेणी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस श्रेणी के तत्वों का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है तो अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D उपकोष में या 3D कक्षक में क्या करता है? प्रवेश करता है। तो बताइएगा, डी ब्लॉक के तत्वों की कुल कितनी श्रेणियां हैं? 4 श्रेणियां हैं, जिनको हम संक्रमण श्रेणियां भी कहते हैं। नंबर 1 है 3D श्रेणी। इसे प्रथम श्रेणी या प्रथम संक्रमण श्रेणी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रथम श्रेणी या प्रथम संक्रमण श्रेणी। इसे 3D श्रेणी क्यों कहा गया? क्योंकि इस श्रेणी के जो तत्व हैं उनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते समय 3D उपकोष या 3D कक्षक में क्या करता है? प्रवेश करता है। यदि हम इस श्रेणी की बात करें तो इस श्रेणी में कौन कौन से तत्व हैं? स्कैंडियम से लेकर जिंक तक के जो तत्व हैं वो 3D श्रेणी में रखे गए हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एवं जिंक। स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक है 21 और जिंक का परमाणु क्रमांक है 30। तो स्कैंडियम 21 से जिंक 30 तक के जो तत्व हैं वो आवर्त संख्या 4 में रखे गए हैं और इस श्रेणी को 3D श्रेणी या प्रथम श्रेणी या प्रथम संक्रमण श्रेणी के नाम से जाना जाता है। फिर है नंबर 2 4D श्रेणी। 4D श्रेणी ये है द्वितीय श्रेणी या द्वितीय संक्रमण श्रेणी। इसे आवर्त संख्या 5 में रखा गया है। यानी आवर्त संख्या 5 में कौन सी श्रेणी है? 4D श्रेणी। 4D श्रेणी को 4D श्रेणी क्यों कहते हैं? क्योंकि इस श्रेणी के तत्वों का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है तो अंतिम इलेक्ट्रॉन 4D उपकोष या कक्षक में क्या करता है? प्रवेश करता है। और इस श्रेणी में कौन कौन से तत्व हैं? देखिएगा, इट्रियम जिसका परमाणु क्रमांक 39 होता है, से कैडमियम परमाणु क्रमांक कितना?
40 तक के जो तत्व हैं वो कौन सी श्रेणी में रखे गए हैं? 4D श्रेणी में। और ये श्रेणी कौन से आवर्त में है? 5वें आवर्त में। यदि हम बात करें तीसरी श्रेणी की, तो तीसरी श्रेणी है 5D श्रेणी। इस श्रेणी के तत्वों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के दौरान अंतिम इलेक्ट्रॉन 4D उपकोष में प्रवेश करता है 5D उपकोष में प्रवेश करता है, जिस कारण से इसको 5D श्रेणी कहा जाता है, या इसका नाम है तृतीय संक्रमण श्रेणी या तृतीय श्रेणी में लिख देता हूँ। और इस श्रेणी को कौन से आवर्त में रखा गया है बच्चों? आवर्त संख्या 6 में। आप जब भी P ब्लॉक पढ़ो या D ब्लॉक पढ़ो या S ब्लॉक पढ़ो, कोई सा भी ब्लॉक पढ़ रहे हो, तो आपके पास में आपकी आवर्त सारणी होनी चाहिए। आवर्त सारणी को पास में रख करके आप इन तत्वों को चेक कीजिएगा कि वास्तव में ये तत्व इसी श्रेणी में है या नहीं है। तो थोड़ा विचार करोगे तो आपको याद होगा, ऐसे नहीं होगा। चलिएगा, इस श्रेणी में कौन कौन से तत्व हैं? लैंथेनम, जिसका परमाणु क्रमांक क्या होता है? 57। ठीक है, एक तो लैंथेनम है। उसके बाद में क्या है? 58 से लेकर 71 तक के जो तत्व हैं, 58 से लेकर 58 नंबर पे आता है सीरियम, से 71 पे आता है ल्यूटेशियम तक के जो तत्व हैं वो लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व हैं, इसलिए उनको नीचे रखा गया है। इसका मतलब 57 के बाद सीधा क्या आएगा? 72 नंबर वाला तत्व आएगा। और 72 नंबर पे कौन सा तत्व आता है बच्चों? हैफनियम। तो हैफनियम से मरकरी तक, कहाँ तक? मरकरी। और मरकरी का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 80। और ये कौन से आवर्त के तत्व हैं? छठे आवर्त के, यानी श्रेणी कौन सी है? 5D श्रेणी। ठीक है, अब अगर अपन बात करें चौथी श्रेणी की, तो चौथी श्रेणी है 6D श्रेणी। 6D श्रेणी यानी चतुर्थ श्रेणी, यानी आवर्त संख्या क्या होगी बच्चों? इनकी 7 होगी। और यदि हम बात करें इस श्रेणी में कौन कौन से तत्व हैं, तो देखिएगा, एक तो है AC एक्टिनियम, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 89। फिर 90 से लेकर 103 तक के जो तत्व हैं उनको एक्टिनाइड तत्व कहा जाता है। और वो जो तत्व है A ब्लॉक के तत्व होते हैं। इसका मतलब 89 के बाद इस श्रेणी में जो तत्व आएगा वो आएगा 104 नंबर का। और 104 नंबर पे क्या है बच्चों? रदरफोर्डियम। रदरफोर्डियम से कहाँ तक बताओ? CN कॉपर्निशियम 112 तक के जो तत्व हैं वो क्या है? 6D श्रेणी के तत्व। तो D ब्लॉक के तत्वों की आवर्त सारणी में स्थिति मैंने आपको बताई। मैंने आपको क्या बताया कि D ब्लॉक के तत्वों को आवर्त सारणी में कुल 4 श्रेणियों में रखा गया है और प्रत्येक श्रेणी में 10 तत्व हैं। प्रत्येक श्रेणी में कितने तत्व हैं? 10। पहली श्रेणी है 3D श्रेणी, और इस श्रेणी में स्कैंडियम से जिंक तक के तत्व हैं। दूसरी जो श्रेणी है वो है 4D श्रेणी, इसे द्वितीय श्रेणी भी कहते हैं, इट्रियम से लेकर कैडमियम तक। फिर तीसरी श्रेणी जो है वो है 5D श्रेणी, लैंथेनम से मरकरी तक। लेकिन 58 से 71 तक के जो तत्व हैं वो लैंथेनाइड है, A ब्लॉक में आते हैं आवर्त सारणी के नीचे। और ये जो है 6D श्रेणी, ये चतुर्थ श्रेणी कहलाती है, आवर्त संख्या 7 और एक्टिनियम रदरफोर्डियम से लेकर कहाँ तक? कॉपर्निशियम 112 तक। इसके बाद में हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 3D श्रेणी के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। तो देखिएगा, 3D श्रेणी में कौन कौन से तत्व हैं? सबसे पहले आप तत्वों के नाम और उनके प्रतीक अच्छे से याद करेंगे। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। याद रखने का तरीका क्या होगा? स्कीम ताई वाली क्यों मानी? स्कीम ताई वाली क्यों मानी? फिर कोई निकाले कॉपर जिंक। स्कीम ताई वाली क्यों मानी? फिर कोई निकाले
कॉपर और जिंक। तो हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से लिखेंगे, देखिएगा। स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक है 21, यानी इसमें 21 इलेक्ट्रॉन है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आर्गन लिख देंगे। आर्गन लिखने का मतलब ये है कि आर्गन तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें नहीं लिखना, ठीक है। आर्गन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 18। यदि हम स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्ण रूप से लिखें तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1 4s2 3d1। तो देखिएगा यहाँ तक यदि हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को गिने, कहाँ तक, 3p तक, तो कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 4 10 12 और 6 18। और 18 इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, आर्गन में। तो आर्गन तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, आर्गन। उसके बाद में हमें 4s और 3d में इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। 4s और 3d में इलेक्ट्रॉन क्या करने हैं, फिल। तो हम क्या करते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या के बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। तो पहले 3d को लिखेंगे और फिर किसको लिखना है, 4s को। पहले किसको लिखोगे, 3d को, उसके बाद में किसको लिखोगे, 4s को। n+l नियम के अनुसार 4s 3d होता है, n+l नियम के अनुसार 4s 3d होता है। लेकिन इन जनरल अपन क्या करते हैं, जिसकी मुख्य क्वांटम संख्या कम है उसको पहले लिखते हैं और उसके बाद में क्या लिखते हैं, जिसकी मुख्य क्वांटम संख्या है ज़्यादा उसको लिख देते हैं। तो 3d 4s में हमें क्या बढ़ने हैं, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 3d1 4s2। इसी प्रकार से आपको बढ़ना है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ताकि आगे जब अपन चुंबकीय आघूर्ण वगैरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर ये चीज़ काम में आएगी। पहले 3d को लिखोगे, उसके बाद में किसको लिखना है, 4s को। ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। तो 3d1 4s2। टाइटेनियम, अब यहाँ पे देख सकते हैं कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18 1 19 19 और 2 21, ठीक है। अब टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, Ar 3d2 4s2 Ar 3d2 4s2। वेनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, Ar, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 23, तो 3d में 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 4s में कितने होंगे, 2, ठीक है। उसके बाद में क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, Ar 3d में कितने होने चाहिए, 4 और 4s2। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रोमियम का होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसमें 1 बड़ा, इसमें 2 बड़ा, इसमें 3 बड़ा, तो 3d में कितने आने चाहिए, 4। ये होना चाहिए, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता नहीं है। एक्चुअल में होता क्या है, 3d4 जो विन्यास है इससे ज़्यादा स्थायी विन्यास क्या है, 3d5। तो ये d4 चाहता है कि मैं d5 बन जाऊं, d4 चाहता है कि मैं क्या बन जाऊं, d5। इसके लिए वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन s से ले लेता है। एक इलेक्ट्रॉन किससे ले लेता है, s से। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन s से लेगा तो 3d में कितने हो जाएंगे, 5, और s में कितने रह जाएंगे, 1। तो बताओ क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 3d5 4s1। अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है बच्चों, स्थायी होता है। तो स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए क्रोमियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन s से d में क्या कर देता है, शिफ्ट कर देता है, जिस कारण से विन्यास क्या हो जाता है, स्थायी हो जाता है। तो याद रखिएगा क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, क्या होगा, 3d5 4s1। अब अपन बात करें मैग्नीज की, तो मैग्नीज में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 25, तो Ar 3d5 4s2, ठीक है। आयरन, आयरन में कितने हैं, 26, तो Ar 3d6 4s2। कोबाल्ट में Ar 3d7 4s2। निकल में Ar 3d8 4s2, ठीक है। 18 और 10 कितने हो गए, 28 हो गए। अब देखो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होना चाहिए, Ar 3d9 4s2 होना चाहिए, ठीक है। 18 और 2 20, 20 और 9 29। लेकिन ये D9 विन्यास जो है वो चाहता है कि मैं किस में बदल जाऊं, D10 में।
D4 चाहता है कि D5 में बदल जाऊं, D9 क्या चाहेगा, D10 में बदल जाऊं। तो D10 में बदलने के लिए ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन S से ले लेता है, तो S में एक रह जाएगा और D में कितने हो जाएंगे, 10। तो बताओ ये विन्यास कैसा हो गया, पूर्ण पूरित विन्यास हो गया। और पूर्ण पूरित विन्यास क्या होता है, स्थायी होता है। तो एक आपको कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एग्जाम में पूछा जाता है। यदि हम बात करें जिंक की, तो Ar3D10 4s2। तो यहाँ पर बोर्ड परीक्षा में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्रोमियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो एक तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है उसको आपको अच्छे से देख लेना है। D4H2 नहीं होता, अर्धपूरित विन्यास के कारण से एक इलेक्ट्रॉन क्रोमियम S से किस में ले लेता है, D में। और कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। उसमें भी क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन S से निकल के किस में आ जाता है, D में आ जाता है, क्योंकि पूर्ण पूरित विन्यास के कारण। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने आपको बताया वो कौन सी श्रेणी के तत्वों का है, 3D श्रेणी के तत्वों का। 3D श्रेणी के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाद में 4D श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 5D श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और 6D श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो 3D श्रेणी के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर ही आधारित होते हैं। इसलिए आपको 4D, 5D और 6D श्रेणी के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आपको ध्यान देने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बस आपको एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद कर लेना है पैलेडियम का। किसका याद कर लेना है, पैलेडियम का। पैलेडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इंपॉर्टेंट है, क्यों है सुनिएगा। मैंने आपको बताया था कि D ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है N-1 D1 to 10 NS 0 1 या 2, यही बताया था मैंने। S में या तो 0 इलेक्ट्रॉन या 1 या 2। फिर मैंने आपको कहा था कि अधिकांश तत्वों के S उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कुछ तत्व जैसे मैंने अभी आपको बताया क्रोमियम और कॉपर, S में कितना, 1। और एकमात्र ऐसा तत्व पूरे D ब्लॉक के अंदर, एकमात्र ऐसा तत्व पूरे D ब्लॉक के अंदर जिसके S में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 0, और वो क्या है, पैलेडियम। इसलिए पैलेडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोर्ड परीक्षा और कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो पैलेडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, देखिएगा। पैलेडियम का परमाणु क्रमांक होता है 46। क्या होता है, 46। और 46 से पहले जो अक्रिय गैस आती है वो क्या होती है बच्चों, क्रिप्टॉन। ठीक है, अब देखो पैलेडियम कहाँ पे आता है। पैलेडियम आता है निकल के नीचे। निकल के नीचे क्या आता है, पैलेडियम। आप आवर्त सारणी का अध्ययन कीजिएगा, उसमें आपको पैलेडियम कहाँ मिलेगा, निकल से नीचे। तो निकल का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या है, 3D8 4s2। ठीक है, ये 3D श्रेणी का तत्व है। ये कौन सी श्रेणी का तत्व है, 4D श्रेणी का। तो इसमें एक तो 4D में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, एक किसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 5s में। तो हम लिख देंगे क्रिप्टॉन के आगे 4D और यहाँ लिख देंगे 5s। अब देखो निकल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 3D8 4s2, लेकिन पैलेडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 4D10 5s0, यानी 2 इलेक्ट्रॉन S से निकल के किस में आ जाते हैं, D में। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या है, एक्सेप्शन है, अपवाद है। तो मान लो आपसे परीक्षा में पूछ ले कि ऐसा कौन सा D ब्लॉक का तत्व है जिसमें S में 0 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, तो वो एक ही तत्व है, पैलेडियम। पूरी आवर्त सारणी में पूरे D ब्लॉक में जो 40 तत्व हैं, उन 40 तत्वों में से एकमात्र ऐसा तत्व जिसके S में 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या है, पैलेडियम। तो पैलेडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप याद कीजिएगा 4D10 5s0, बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट। इसके बाद में हम बात करेंगे D ब्लॉक के तत्वों के सामान्य गुणों की। और सामान्य गुणों की यदि हम बात करें तो पहला सामान्य गुण है धात्विक गुण। धात्विक गुण, ठीक है।
देखिएगा जितने भी डी ब्लॉक के तत्व हैं वो सभी क्या हैं, धातुएं। सभी डी ब्लॉक के तत्व धातुएं हैं। सभी डी ब्लॉक के तत्व बच्चों क्या है, धातुएं। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि मरकरी को छोड़कर शेष सभी धातुएं कठोर हैं, तन्य हैं और क्या है, आघात वर्धनीय। यदि हम बात करें मरकरी की, तो मरकरी एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ऐसा आपने पढ़ भी रखा होगा, मरकरी यानी पारा। पारा कौन सी अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में। तो सभी डी ब्लॉक के तत्व क्या है, धातु है। पहली बात याद हो गई। दूसरी बात क्या है कि मरकरी को यदि छोड़ दिया जाए तो बाकी की जो धातुएं हैं वो सभी क्या है, कठोर है। ठीक है। तन्य है, तन्य का मतलब जिसके खींच करके क्या बनाया जा सके, तार बनाया जा सके। जिसको खींच करके क्या बनाया जा सके, तार, मशीन के द्वारा। और आघात वर्धनी का मतलब होता है जिसको पीट करके चादर बनाई जा सके। तो सभी धातुएं मरकरी को छोड़कर कठोर है, तन्य है और क्या है, आघात वर्धनीय। उसके बाद में अगली बात आपको याद रखनी है कि सभी धातुएं ताप व विद्युत की सुचालक है। ताप व विद्युत की क्या है, सुचालक। ठीक है। क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण सभी धातुएं ताप और विद्युत की क्या होती है, सुचालक। इसके बाद में आपको याद रखना है कि सर्वाधिक चालकता चांदी की होती है, यानी Ag की। आपसे पूछ ले मान लो बोर्ड परीक्षा में कि सबसे ज़्यादा चालकता वाली धातु कौन सी है, सबसे ज़्यादा चालकता वाली धातु कौन सी है, तो वो कौन सी है, Ag। पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा चालकता किसकी है, चांदी की। और यदि हम बात करें डी ब्लॉक की, तो डी ब्लॉक में भी कौन सी होगी, चांदी होगी। तो सबसे ज़्यादा चालकता किसकी होती है बच्चों, चांदी की। तो चालकता का क्रम भी आपको याद रखना है, चालकता का क्रम। यदि हम बात करें चालकता की, तो सबसे ज़्यादा चालकता है Ag की, उससे कम है कॉपर की, उससे कम है Au की, और सबसे कम इन चारों में देखें तो किसकी है, एल्यूमिनियम के। एल्यूमिनियम हालांकि पी ब्लॉक का तत्व है। तो ये चार तत्वों की चालकताओं का क्रम आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा चांदी की, उससे कम कॉपर की, उससे कम Au की यानी गोल्ड, और सबसे कम किसकी, एल्यूमिनियम की, इन चारों के अंदर। और यदि हम पूरी आवर्त सारणी में देखें तो सबसे कम चालकता वाली धातु कौन सी है, Pb। Pb का मतलब लेड का मतलब सीसा। तो बताइएगा पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा चालकता किसकी, Ag की, और पूरी आवर्त सारणी में सबसे कम चालकता किसकी, Pb की। और यदि हम चार तत्वों की बात करें तो इन चार में सबसे कम किसकी, एल्यूमिनियम की। याद रखने का तरीका क्या है, आज कोवा आया अली के पास, के का कोई मतलब नहीं है, पास का मतलब है Pb। पास का मतलब क्या है, Pb। आज का मतलब है Ag, कोवा का मतलब है कॉपर, आया का मतलब है Au और अली का मतलब है एल्यूमिनियम। ठीक है। और पास का मतलब क्या है, Pb। तो बताइएगा सबसे ज़्यादा चालकता किसकी, Ag की, और पूरी आवर्त सारणी में सबसे कम चालकता किसकी, Pb की। सबसे कम चालकता वाली धातु कौन सी है, Pb, जो लगभग कुचालक होती है। और यदि हम इन चार तत्वों की बात करें तो इन चार में सबसे कम किसकी, एल्यूमिनियम की। ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया पहला गुण, धात्विक गुण। दूसरा सामान्य गुण है परमाणु आकार। दूसरा सामान्य गुण है परमाणु आकार। परमाणु आकार में आपको सबसे पहली बात ध्यान रखनी है कि डी ब्लॉक के तत्वों का परमाणु आकार अपने आवर्त के एस ब्लॉक के तत्वों से कम होता है। डी ब्लॉक के तत्वों का परमाणु आकार अपने आवर्त के एस ब्लॉक के तत्वों से क्या होता है, कम। देखिएगा आवर्त सारणी में यहाँ पर एस ब्लॉक है, यहाँ पर डी ब्लॉक है और यहाँ पर क्या है, पी ब्लॉक। ठीक है। तो यदि हम एस ब्लॉक से डी ब्लॉक की ओर जाएंगे, कौन से आवर्त में, चौथे आवर्त में,
क्योंकि डी ब्लॉक के तत्वों की शुरुआत कौन से आवर्त से होती है, चौथे आवर्त से होती है। तो जब हम एस ब्लॉक से डी ब्लॉक की ओर जाएंगे तो बताओ जेड इफेक्टिव बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। और जेड इफेक्टिव यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश, और प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण से आकार में क्या आएगी, कमी। इसका मतलब क्या होगा कि डी ब्लॉक के तत्वों का आकार अपने आवर्त के एस ब्लॉक तत्वों से क्या होता है, कम होता है। जैसे चौथे आवर्त की बात करूं मैं तो हेलिना ने कहा रूबी सजती फिरे, ठीक है। ये आवर्त संख्या 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7, ठीक है। तो पोटेशियम यहाँ पर क्या है बच्चों, कैल्शियम। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 19, और कैल्शियम का कितना होता है, 20। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, ठीक है। इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। तो बताओ ये चौथे आवर्त में ये कौन सी श्रेणी है, यहाँ से शुरू हो रही है ना, ये कौन सी श्रेणी शुरू हो रही है, 3D श्रेणी, ठीक है। अब देखो इस स्कैंडियम का जो आकार है वो एस ब्लॉक के तत्वों से क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि आवर्त में जब हम 22 से दाएं जाते हैं तो जेड इफेक्टिव क्या होता है, बढ़ता है। इसका मतलब डी ब्लॉक के तत्वों का जेड इफेक्टिव एस ब्लॉक के तत्वों से क्या है, ज़्यादा। और जब जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश ज़्यादा होगा, तो आकार क्या होगा, कम। ये बात मैंने आपको बता दी, लेकिन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है। फिर भी आप याद रखेंगे कि डी ब्लॉक के तत्वों का परमाणु आकार एस ब्लॉक के तत्वों से क्या होता है, कम होता है, ठीक है। कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या होता है, ज़्यादा। इसके बाद में आपको अगली बात क्या ध्यान रखनी है जो बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। देखिएगा बच्चों, यदि हम बात करें 3D श्रेणी में, हम केवल यहाँ पर 3D श्रेणी की मुख्य रूप से बात करने वाले हैं, ठीक है, 3D श्रेणी की। तो देखो स्कैंडियम से क्रोमियम तक, स्कैंडियम से क्रोमियम तक, यानी स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम और क्रोमियम, स्कैंडियम से क्रोमियम तक परमाणु आकार में कमी आती है। परमाणु आकार में क्या आती है, कमी। ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। स्कैंडियम से क्रोमियम तक परमाणु आकार में क्या आती है, कमी, ठीक है। कारण पूछा जाता है, वो आपको अभी मैं बताऊंगा। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि मैग्नीज से निकल तक, मैग्नीज से निकल तक परमाणु आकार लगभग समान रहता है। मैग्नीज से निकल तक परमाणु आकार लगभग क्या रहता है, समान। और उसके बाद में कॉपर से जिंक तक, कॉपर से जिंक तक परमाणु आकार में वृद्धि होती है। जिस प्रकार से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसी प्रकार से आपको पढ़ना है। ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो फंसोगे, ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो फंसोगे। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, उस प्रकार से यदि आप पढ़ते हो तो बोर्ड एग्जाम का ही नहीं, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आने वाला प्रश्न भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो बताओ स्कैंडियम से क्रोमियम तक परमाणु आकार में क्या आती है, कमी। मैग्नीज से निकल तक परमाणु आकार लगभग क्या रहता है, समान। और कॉपर से जिंक तक परमाणु आकार में क्या होती है, वृद्धि। ऐसा क्यों होता है? एक्चुअल में क्या होता है, इनका जो परमाणु आकार है वो दो बातों पर निर्भर करता है। कितनी बातों पर निर्भर करता है? दो। नंबर 1, प्रभावी नाभिकीय आवेश पर। प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, मैंने आपको पी ब्लॉक वाले चैप्टर में अच्छे से समझा दिया था। यदि आपने वो चैप्टर नहीं देखा है, उसको नहीं पढ़ा है अभी तक वीडियो के माध्यम से, तब अलग बात है, बाकी आपके बात समझ में आ जाएगी। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश पर। दूसरा, परिरक्षण प्रभाव पर। और परिरक्षण प्रभाव को हम किससे दर्शाते हैं बच्चों? सिग्मा से। अब देखिएगा, यदि प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान परिरक्षण प्रभाव से ज़्यादा हो, यदि प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान परिरक्षण प्रभाव से क्या हो, ज़्यादा, जेड इफेक्टिव का मान सिग्मा से क्या हो, ज़्यादा, तो परमाणु आकार में कमी आती है। परमाणु आकार में क्या आएगी?
कमी, क्योंकि जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा तो जो नाभिक है वो बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज़्यादा आकर्षित करेगा और मध्य वाले कोष के इलेक्ट्रॉन कम प्रतिकर्षित होंगे। तो ऐसी स्थिति में बताओ आकार में क्या आएगी कमी, नाभिक ज़्यादा खींच रहा है और मध्य वाले कोष के इलेक्ट्रॉन कम प्रतिकर्षित हो रहे हैं, तो ओवरऑल कौन विन कर रहा है, जेड इफेक्टिव, नाभिक विन कर रहा है। तो जेड इफेक्टिव ज़्यादा होता है किससे, सिग्मा से, तो परमाणु आकार में कमी आती है। जेड इफेक्टिव से ज़्यादा यदि सिग्मा होता है, यानी परिरक्षण प्रभाव का मान जेड इफेक्टिव से ज़्यादा होता है तो परमाणु आकार बढ़ता है, और यदि जेड इफेक्टिव और सिग्मा लगभग बराबर हो तो परमाणु आकार समान रहता है लगभग। अब देखिएगा, स्कैंडियम से क्रोमियम तक परमाणु आकार में क्या आ रही है, कमी। इसका कारण है कि स्कैंडियम से जब क्रोमियम तक जाते हैं तो जेड इफेक्टिव सिग्मा से क्या रहता है, ज़्यादा। जेड इफेक्टिव सिग्मा से क्या रहता है, ज़्यादा। जब मैग्नीज से निकल तक जाते हैं तो आकार लगभग क्या रहता है, समान। तो इसका कारण क्या है बच्चों कि जेड इफेक्टिव लगभग समान रहता है किसके, सिग्मा के, ठीक है। और कॉपर से जिंक तक परमाणु आकार बढ़ रहा है, इसका मतलब कॉपर से जिंक तक जेड इफेक्टिव कम होता है और सिग्मा क्या होता है, ज़्यादा। अब आप कहोगे सर बोर्ड परीक्षा में क्या प्रश्न ज़्यादातर पूछा जाता है वो बता दीजिए। तो देखिएगा, बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि आयरन, कोबाल्ट और निकल के आकार लगभग समान क्यों होते हैं। आयरन, कोबाल्ट और निकल के आकार लगभग समान क्यों होते हैं। तो बताइएगा, आयरन, कोबाल्ट और निकल कहाँ पर आएंगे। ये देखो, मैग्नीज के बाद क्या आता है, आयरन, आयरन के बाद कोबाल्ट, कोबाल्ट के बाद निकल। तो मैग्नीज को छोड़ दो, बाकी तीन तत्व क्या है, आयरन, कोबाल्ट, निकल ही है, और इनके आकार लगभग क्या होंगे, समान। क्यों, क्योंकि जेड इफेक्टिव का मान लगभग किसके बराबर होता है, सिग्मा के बराबर। तो परमाणु आकार में आपको पहली बात तो ये ध्यान रखनी थी, लेकिन ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है, आप इसको भूल भी जाओगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात जो मैंने बताई वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बताया मैंने, 3D श्रेणी की केवल यहाँ पे हमें बात करनी है मुख्य रूप से, क्योंकि बोर्ड परीक्षा के अंदर या कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी ज़्यादातर 3D श्रेणी की अगला बात करता है। स्कैंडियम से क्रोमियम तक परमाणु आकार में क्या आती है, कमी। क्यों, क्योंकि जेड इफेक्टिव ज़्यादा होता है किससे, सिग्मा से। मैग्नीज से निकल तक परमाणु आकार लगभग समान रहता है, क्योंकि दोनों के मान लगभग क्या रहते हैं, समान, किसके, जेड इफेक्टिव और सिग्मा के। और कॉपर से जिंक तक परमाणु आकार में वृद्धि होती है, क्योंकि सिग्मा ज़्यादा होता है और जेड इफेक्टिव क्या होता है बच्चों, कम होता है। इसके बाद में आपको परमाणु आकार में अगली बात ध्यान रखनी है कि किसी वर्ग में 4D व 5D श्रेणी के तत्वों का आकार, 4D व 5D श्रेणी के तत्वों का आकार लगभग समान होता है। लगभग क्या होता है बच्चों, समान होता है। क्या मतलब है इस बात का, देखिएगा, मैं एक बार आपको डी ब्लॉक के तत्वों से रूबरू करवा देता हूँ। 3D श्रेणी में मैंने आपको कौन से तत्व बताए थे, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, ठीक है। स्कीम ताई वाली क्यों मानी, फिर कोई निकाले कॉपर, जिंक। यदि हम बात करें 4D श्रेणी की, 4D श्रेणी की यदि हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, Y, ZR, NB नायोबियम, ये जर्कोनियम है, इट्रियम है, फिर है मोलिब्डेनम, फिर टेक्नीशियम, फिर रूथीनियम, फिर रोडियम, फिर पैलेडियम, फिर सिल्वर और फिर क्या है, कैडमियम। यदि हम बात करें 5D श्रेणी की, ठीक है, तो बताइएगा यहाँ पर क्या है, La, उसके बाद में है HF, फिर है HF का मतलब हैफनियम, La का मतलब लैंथेनम, फिर है Ta टेंटेलम, टंगस्टन, रीनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड और मरकरी, ठीक है। तो
तो ये 3D है, ये 4D श्रेणी, ये क्या है 5D श्रेणी, इसके बाद 6D श्रेणी आएगी, उसको हम एक बार छोड़ देते हैं क्योंकि जो मैं आपको बात बता रहा हूँ वो किससे संबंधित है, 4D और 5D श्रेणी। मैंने आपको क्या कहा कि 4D और 5D श्रेणी के तत्वों का आकार लगभग समान होता है अपने वर्ग में या किसी वर्ग में। तो देखो ये वर्ग होते हैं, आपने पढ़ा है, ये क्या है वर्ग, ये कौन सा वर्ग है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। ठीक है, तो देखो 4D और 5D श्रेणी के तत्वों का आकार, जैसे जर्कोनियम का आकार हैफनियम के लगभग समान होता है, नायोबियम का आकार टेंटिलम के लगभग समान होता है, मोलिब्डेनम का आकार टंगस्टन के लगभग समान होता है, टेक्नीशियम का आकार रीनियम के लगभग समान होता है, रूथीनियम का आकार ओस्मियम के लगभग समान होता है, RH और IR के आकार लगभग समान होते हैं, इनके समान होते हैं, इनके समान होते हैं, इनके समान होते हैं। ये प्रश्न आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। बोर्ड परीक्षा में आपसे क्या पूछा जाएगा कि जर्कोनियम और हैफनियम का आकार लगभग समान क्यों होता है, टेक्नीशियम और रीनियम का आकार लगभग समान क्या होता है, यह आपसे पूछा जाएगा। मोलिब्डेनम और टंगस्टन के आकार लगभग समान क्यों होते हैं, तो इसका कारण आपसे पूछा जाएगा। तो कारण इसका है लैंथेनाइड संकुचन, कारण है लैंथेनाइड संकुचन। अब बात आती है कि लैंथेनाइड संकुचन क्या होता है, तो देखिएगा बच्चों, हालांकि इसको डिटेल में हम जब F ब्लॉक पढ़ेंगे तब आपको बताया जाएगा। फिलहाल सिर्फ इतना याद रखना है, संकुचन का मतलब होता है आकार में कमी आना। जब हम लैंथेनाइड श्रेणी में, ये देखो यहाँ पर इसका परमाणु क्रमांक कितना है बच्चों, 39, और इसका मैंने आपको कितना बताया था, सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर इसका परमाणु क्रमांक कितना है 57, इसका कितना बताया था मैंने 72। इसका मतलब 58 से 71 तक के जो तत्व हैं वो क्या है, लैंथेनाइड, उनको कहाँ रखा गया है, नीचे। ठीक है, तो जब हम 58 से 71 तक के तत्वों की ओर जाते हैं, यानी हम कह सकते हैं लैंथेनाइड श्रेणी में जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो लैंथेनाइड तत्वों के आकार में क्या आती है, कमी। उस आकार में कमी आने को ही क्या कहा जाता है, लैंथेनाइड संकोचन। और उस लैंथेनाइड संकोचन के कारण से क्या होता है, ये जो हैफनियम है इसका आकार जर्कोनियम के लगभग बराबर ही रह जाता है। समझ में आ रही है, क्योंकि देखो 71 नंबर का तत्व जो है उसके बाद में क्या आ रहा है 72, 58 से 71 तक आकार में क्या आ रही है, कमी। तो जब आकार में कमी आएगी तो हैफनियम का जो आकार है वो इतना नहीं बढ़ पाएगा कि जर्कोनियम से बड़ा हो जाए, इसलिए हैफनियम का आकार लगभग किसके बराबर हो जाता है, जर्कोनियम के। टेंटिलम का आकार लगभग किसके बराबर हो जाता है, नायोबियम के। तो फिलहाल आप इसको याद कर लो कि 4D और 5D श्रेणी के तत्वों का आकार लगभग समान होता है। क्यों होता है, क्योंकि लैंथेनाइड संकुचन के कारण। ठीक है, इसके बाद में तीसरा सामान्य गुण है घनत्व। देखिएगा, घनत्व के बारे में आपको क्या बात ध्यान रखनी है, बोर्ड परीक्षा में क्या प्रश्न पूछा जाता है उसके ऊपर आए उससे पहले हम इसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि D ब्लॉक के तत्वों का घनत्व, D ब्लॉक के तत्वों का घनत्व S ब्लॉक के तत्वों से अपेक्षाकृत अधिक होता है। अपेक्षाकृत क्या होता है, अधिक। देखो S ब्लॉक में ज़्यादातर जो तत्व हैं यदि हाइड्रोजन को छोड़ दें तो क्या है, धातुएं। S ब्लॉक में धातुएं हैं, हाइड्रोजन जो है वो तो आवारा तत्व है, तो S ब्लॉक किससे मिलकर बना है, धातुओं से। D ब्लॉक में भी क्या है, धातुएं। P ब्लॉक में धातु, अधातु और उपधातु तीनों प्रकार के तत्व हैं जिसमें से अधातुएं ज़्यादा है। ठीक है, यदि हम बात करें S और D ब्लॉक की, और S और D ब्लॉक की बात करें तो दोनों में प्योरली क्या है, धातुएं हैं। तो यहाँ पर हमें घनत्व का जो अंतर है वो पता होना चाहिए। D ब्लॉक के तत्वों का जो घनत्व होता है वो S ब्लॉक के तत्वों से ज़्यादा होता है। D ब्लॉक की धातुओं का घनत्व S ब्लॉक की धातुओं से क्या होता है, ज़्यादा। इसका कारण क्या है बच्चों, देखिएगा, हमने पढ़ा है कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। यदि हम बात करें आयतन की तो D ब्लॉक के तत्वों का जो आयतन है वो क्या होता है, S ब्लॉक के तत्वों की तुलना में कम होता है। और आयतन यदि कम होगा तो घनत्व क्या होगा बच्चों, ज़्यादा। तो इसका कारण होगा कम आयतन के कारण, कम आयतन के कारण। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, उसके बाद
इसके बाद में आपको अगली बात ध्यान रखनी है कि स्कैंडियम, इट्रियम और टाइटेनियम के अतिरिक्त सभी धातुओं का घनत्व 5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब से क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सर्वाधिक घनत्व ओस्मियम का होता है। सर्वाधिक घनत्व किसका होता है, ओस्मियम का। ना केवल डी ब्लॉक में, संपूर्ण आवर्त सारणी में, पूरी आवर्त सारणी में जितनी भी धातुएं हैं उनमें से सबसे ज़्यादा घनत्व किसका है, ओस्मियम का। तो ये प्रश्न आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। क्या प्रश्न पूछा जाएगा, सर्वाधिक घनत्व वाली धातु का नाम और उसका प्रतीक लिखिए। तो प्रतीक है OS और नाम क्या है, ओस्मियम, और इसका घनत्व होता है 22.59 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। और इसके बाद में जो दूसरी धातु है, सेकंड सर्वाधिक घनत्व वाली धातु, वो है इरिडियम। वो क्या है, इरिडियम, और इसका घनत्व होता है 22.56 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो घनत्व में आपने क्या क्या याद किया? सर हमने याद किया कि डी ब्लॉक के तत्वों का घनत्व एस ब्लॉक के तत्वों से क्या होता है, अपेक्षाकृत अधिक होता है। क्यों? क्योंकि कम आयतन होने के कारण। फिर दूसरी बात आपको ध्यान रख लेनी चाहिए कि स्कैंडियम, इट्रियम और टाइटेनियम के अतिरिक्त जितनी भी धातुएं हैं उन सबका घनत्व 5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब से क्या है, ज़्यादा। और सर्वाधिक घनत्व किसका है, ओस्मियम का। ना केवल डी ब्लॉक की धातुओं में, संपूर्ण धातुओं में सबसे ज़्यादा घनत्व किसका है, ओस्मियम का। ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि डी ब्लॉक के तत्वों का घनत्व किससे ज़्यादा होता है, एस ब्लॉक से ज़्यादा होता है। ठीक है, और सेकेंड सर्वाधिक घनत्व किसका है, इरिडियम का। कितना, 22.56 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। सामान्य गुणों में चौथा गुण है गलनांक एवं क्वथनांक। गलनांक को हम एमपी भी बोलते हैं शॉर्टकट में। एमपी का मतलब होता है मेल्टिंग पॉइंट, और क्वथनांक को हम बोलते हैं बीपी या बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो देखो इसमें सबसे पहली बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि डी ब्लॉक के तत्वों का एमपी व बीपी यानी गलनांक व क्वथनांक एस व पी ब्लॉक के तत्वों से अधिक होता है। एस व पी ब्लॉक के तत्वों से क्या होता है, अधिक। इसका कारण है प्रबल धात्विक बंध। मतलब डी ब्लॉक की जो धातुएं होती है उनमें जो धात्विक बंध होते हैं उनकी सामर्थ्य एस एवं पी ब्लॉक की धातुओं की तुलना में क्या होती है, ज़्यादा होती है। इस कारण से डी ब्लॉक के तत्वों का या डी ब्लॉक की धातुओं का एमपी व बीपी एस व पी ब्लॉक की धातुओं से क्या होता है, अधिक होता है। अगली बात आपको ध्यान रखनी है कि जो एमपी व बीपी है, एमपी व बीपी यानी गलनांक व क्वथनांक, ये निर्भर करता है धात्विक बंध सामर्थ्य पर। धात्विक बंध सामर्थ्य पर, धात्विक बंध सामर्थ्य जितनी ज़्यादा होती है किसी धातु में, धात्विक बंध सामर्थ्य क्या होती है, ज़्यादा, उस धातु का एमपी व बीपी उतना ही क्या होता है, ज़्यादा। वापस से सुन लो कि एमपी व बीपी किस बात पर डिपेंड करता है, धात्विक बंध सामर्थ्य पर। और जो धात्विक बंध सामर्थ्य है वो डिपेंड करती है धात्विक बंध सामर्थ्य जो है वो डिपेंड करती है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी ज़्यादा होती है धात्विक बंध सामर्थ्य उतनी ही क्या होती है, ज़्यादा। वापस से सुन लो, एमपी व वीपी धात्विक बंध सामर्थ्य पर डिपेंड करते हैं और धात्विक बंध सामर्थ्य किस पे डिपेंड करती है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। इसका मतलब यदि धातु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो धात्विक बंध सामर्थ्य बढ़ेगी, और धात्विक बंध सामर्थ्य बढ़ेगी तो बताओ क्या बढ़ेगा, एमपी व बीपी बढ़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि जिस धातु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है उसका एमपी व बीपी सामान्यतः क्या होगा, ज़्यादा होगा, और जिस धातु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है उसका एमपी और बीपी क्या होगा, कम होगा। जैसे हम बात करते हैं 3D श्रेणी की,
ठीक है, देखिएगा कौन कौन से तत्व हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ठीक है, देखिएगा स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने आपको बताया था 3d1 4s2, टाइटेनियम का 3d2 4s2, वेनेडियम का 3d3 4s2, क्रोमियम का 3d5 4s1, फिर 3d5 4s2, 3d6 4s2, 3d7 4s2, 3d8 4s2, 3d10 4s1 और 3d10 4s2। ये देखिएगा, बताओ कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना है, स्कैंडियम में एक, इसमें कितने हो गए, दो, इसमें कितने हैं, तीन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है ऐसा इलेक्ट्रॉन जिसने युग्म नहीं बना रखा हो। ठीक है, तो 3d1 का मतलब ये देखो, ये क्या है, ड्यूब कोष है कि नहीं है, ड्यूब कोष में कितने कक्षक होते हैं बच्चों, 5। तो देखो ये मान लो 3 ड्यूब कोष है, तो देखो एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने हो गए, 2 हो गए, इसमें कितने हो गए, 3 हो गए, इसमें कितने हो गए, 5। क्रोमियम में 5 हुए कि नहीं हुए, 1 2 3 4 और 5। मैग्नीज में भी कितने हैं, 5, लेकिन क्रोमियम में देखो 5 तो डी में और 1 किसमें है, एस में, यानी यहाँ पर कुल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है बताओ, 6 है, जबकि यहाँ पर कुल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। ठीक है, बताओ क्रोमियम में 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कैसे हुए, 5 तो डी में हो गए और 1 किस में हो गया, एस में हुआ कि नहीं हुआ, तो 5 तो ये हो गए, 1 ये हो गए, टोटल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्रोमियम में कितने हो गए, 6, और मैग्नीज में टोटल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 5। अगर अपन बात करें किसकी, आयरन की, तो आयरन में देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा तो 4 अयुग्मित रहेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, फिर कोबाल्ट में कितने रहेंगे, 3। ठीक है, उसके बाद में निकल में कितने रहेंगे, 2। ठीक है, कॉपर में कितना हो गया, 1 हो गया, कॉपर में 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एस वाला, और जिंक में कितने हो गए, 0। ये जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। तो आप क्या देख रहे हो, संक्रमण श्रेणी में जब अपन बाएं से दाएं जा रहे हैं तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या एक बार बढ़ रही है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या एक बार बढ़ रही है, फिर वापस से क्या हो रही है, कम हो रही है। इसका मतलब जब हम किसी संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं जाते हैं, बाएं से दाएं जाते हैं, तो क्या होता है, एक बार गलनांक व क्वथनांक बढ़ता है और उसके बाद में अधिकतम होकर वापस क्या होता है, घटता है। तो यहाँ पर बताओ इस श्रेणी में यदि मैं देखूँ तो सबसे ज़्यादा गलनांक क्वथनांक किसका होना चाहिए, क्रोमियम का। सबसे ज़्यादा किसका होता है, क्रोमियम का। और सबसे कम किसका होगा, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे कम होगी। तो देखो यहाँ पर जो बोर्ड परीक्षा में जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कि जिंक, अब देखो जिंक के नीचे क्या आता है, कैडमियम आता है, और कैडमियम के नीचे क्या आता है, मरकरी। तो इसका विन्यास 3d10 4s2 है, तो इसका क्या होगा, 4d10 5s2, इसका क्या होगा, 5d10 6s2 होगा कि नहीं होगा। तो इन तीनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 0 हो गई। तो जिंक, कैडमियम और मरकरी के गलनांक व क्वथनांक अपनी श्रेणियों में न्यूनतम होते हैं। कारण बताओ, क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित है, जिसके कारण से धात्विक बंध सामर्थ्य बहुत कम होती है, और कम धात्विक बंध सामर्थ्य के कारण जिंक, कैडमियम और मरकरी के गलनांक व क्वथनांक क्या होते हैं, अपनी श्रेणियों में न्यूनतम होते हैं। तो बताओ सबसे ज़्यादा गलनांक क्वथनांक यदि 3D श्रेणी में देखो तो किसका होगा, क्रोमियम का होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, सबसे ज़्यादा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, सबसे ज़्यादा। कितने हैं, 6। ठीक है, बाकी किसी में 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं आए, इसमें 5 ही आए थे। तो मुझे एक बात बताओ कि सबसे कम गलनांक क्वथनांक किसका, जिंक, कैडमियम, मरकरी का, और सबसे ज़्यादा किसका, क्रोमियम का। फिर उसके नीचे कौन आता है, मोलिब्डेनम, उसके नीचे कौन आता है, क्रोमियम आता है। ठीक है, तो बताओ क्या प्रश्न बना, क्या प्रश्न बना, सुनिएगा। पहला प्रश्न बना कि जिंक, कैडमियम और मरकरी के गलनांक क्वथनांक अपनी श्रेणियों में न्यूनतम क्यों है। तो आप कहोगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अनुपस्थित होने के कारण से धात्विक बंध सामर्थ्य न्यूनतम होती है। ठीक है, दूसरी बात, 3D श्रेणी में क्रोमियम का सबसे ज़्यादा क्यों है, MPVP, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि जो मैग्नीज है ना, उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 है,
फिर भी इसका गलनांक उतना कम होता है, फिर भी इसका गलनांक उतना क्या होता है, कम, क्योंकि इसका स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। D5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, स्थायी है, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो D5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी होता है। स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण से धात्विक बंध बनाने की प्रवृत्ति इसकी कम होती है, ठीक है। हालांकि एकविध इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 है, लेकिन जब ये धात्विक बंध बनाएगा तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास डिस्टर्ब होगा, तो अपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। इसके कारण से मैग्नीज में एकविध इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 होते हुए भी इसका गलनांक उतनांक क्या होता है, कम। क्यों? क्योंकि धात्विक बंध सामर्थ्य क्या होती है, कम। क्यों होती है? क्योंकि धात्विक बंध बनाने की प्रवृत्ति कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि विन्यास क्या होता है, स्थायी होता है। तो यहाँ पर देखो 2-3 क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो क्या है, जिंक, कैडमियम और मरकरी का गलनांक क्वथनांक सबसे कम क्यों होता है। अगली बात, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि गलनांक क्वथनांक 2 बातों पर डिपेंड कर रहा है। नंबर 1, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर भी डिपेंड कर रहा है। जैसे मैग्नीज वाला एग्जाम्पल मैंने लिया कि नहीं लिया। मैग्नीज में एकविध इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 है, फिर भी इसका गलनांक उतना कम है। क्यों है कम? क्योंकि स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण मैग्नीज में धात्विक बंध कम बनते हैं, जिसके कारण से धात्विक बंध सामर्थ्य क्या होती है, कम होती है, ठीक है।